दोस्तों आज मैं आपके लिए 2019 में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम और मिस्ट्री मूवी लेकर आया हूं, जिसको IMDb पर 8.1 की शानदार रेटिंग मिली है। इस कहानी में जो ट्विस्ट है वो आपको अपने जाल में फंसा लेंगे। आप कुछ भी सोचोगे तो एक और नया ट्विस्ट आकर आपके दिमाग को फिर से घुमा देगा। सो ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत हिल स्टेशन के साथ होती है, जहां एक लग्जरी रिजॉर्ट में अचानक से हड़कंप मच जाता है क्योंकि एक समीरा नाम की एक महिला एक पुलिस ऑफिसर अशोक पर गोली चला देती है। गोली लगते ही अशोक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल बन जाता है, इसलिए कुछ ही समय में पुलिस और मीडिया भी वहां पर पहुंच जाती है और समीरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांच के दौरान पता चलता है कि समीरा कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि एक बड़े बिजनेसमैन राहुल की पत्नी है। अब हर किसी के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर एक अमीर घर की महिला ने एक अमीर घर की महिला एक पुलिस ऑफिसर के साथ होटल के कमरे में क्या कर रही थी और उसने उसी पुलिस वाले को क्यों मार दिया। फिर जल्दी ही मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें खुलासा होता है कि अशोक ने समीरा के साथ जबरदस्ती की थी और इसी वजह से डर और गुस्से में आकर समीरा ने उस पर गोली चला दी। ये बात सुनकर मीडिया और जनता पूरी तरह से समीरा के पक्ष में आ जाती है और पुलिस विभाग की जमकर आलोचना भी होती है। अब एक प्रभावशाली परिवार से होने की वजह से समीरा को जल्दी ही जमानत मिल जाती है, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीरा भावुक होकर कहती है कि मैंने तो सिर्फ अपना बचाव किया है और मैं इस केस को एंड तक लड़ूंगी ताकि उन सभी महिलाओं को इंसाफ मिल सके जो ऐसी घटनाओं का शिकार होती है, ताकि उन सभी महिलाओं को मुझे देखकर हौसला मिले जो ऐसी घटनाओं का शिकार होती है। तभी उसका वकील बनर्जी बताता है कि अशोक की फैमिली ने एक बेहद ही चालाक और कभी भी केस ना हारने वाले वकील रत्नाकर को हायर किया है। ये बात सुनकर बनर्जी थोड़ा परेशान हो जाता है। जब से ये बात बनर्जी को पता चली है वो काफी परेशान है और फिर वो एक प्लान बनाता है। फिर वो एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर विक्रम वासुदेव को पैसे देकर अपनी तरफ कर लेता है ताकि वो दूसरी पार्टी के बीच रहकर अंदर की सारी जानकारियां देता रहे। तभी हम विक्रम को देखते हैं जो कि अपने अजीब और बेपरवाह रवैये से पूरे माहौल को बदल देता है। कमरे में स्मोकिंग मना होने के बावजूद भी वो फायर अलार्म की बैटरी निकाल देता है और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उसको नियमों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो सीधे केस पर बात करता है और समीरा से सवाल पूछना शुरू करता है। वो कहता है कि अगर ये सिर्फ रक्षात्मक मामला होता तो उसको मारने के लिए एक गोली काफी थी, लेकिन 2 गोलियां चलाने का मतलब ये है कि तुम उस पर बेहद गुस्सा थी और तुम्हारे अंदर बदले की भावना थी। अब ये बात सुनकर समीरा भड़क जाती है और कहती है कि अशोक जैसे इंसान को इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि अशोक ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और उसी के गुस्से में समीरा ने उसको मार डाला। लेकिन विक्रम को इस कहानी में कुछ गड़बड़ लगती है। फिर वो धीरे धीरे समीरा की पर्सनल लाइफ में घुसने लगता है और पूछता है कि आखिर एक साधारण सी रिसेप्शनिस्ट इतनी जल्दी एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी कैसे बन गई। अब ये सवाल सुनते ही समीरा नाराज हो जाती है, लेकिन विक्रम उसको समझाता है कि कोर्ट में इससे भी मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। फिर वो बताता है कि राहुल के बारे में एक चर्चा फैल रही है। अक्सर एक चर्चा रहती है कि वो लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में दिलचस्पी रखता है, यानी कि वो गे है। और मुझे लगता है कि शायद तुमने पैसों और आरामदायक जिंदगी के लिए उससे शादी की है, लेकिन उसके साथ रहकर तुम्हें वो खुशी नहीं मिली जो तुम्हारी अंतरात्मा को चाहिए थी, इसीलिए तुमने अशोक के साथ रिश्ता बनाया। अब ये बात सुनकर समीरा गुस्से में आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो सच्चाई बताने लगती है। वो बताती है कि राहुल ने शादी से पहले ही मुझे अपनी सारी सच्चाई बता दी थी कि वो समाज के दबाव में आकर शादी कर रहा है और शायद कभी भी मुझे पति का प्यार नहीं दे पाएगा, लेकिन बावजूद इसके मैंने उससे शादी कर ली, ये सोचकर कि शायद समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ समीरा का वकील बनर्जी उसी रिसोर्ट में जाता है जहां पर यह घटना हुई थी, लेकिन वहां पर पहुंचते ही बनर्जी के पास एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, वेलकम टू कोनोर। इसका मतलब साफ था कि कोई तीसरा शख्स भी इस पूरी योजना के बारे में जानता है। फिर जब वो ये बात समीरा को बताता है तो समीरा उसको सावधान रहने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि विक्रम अपनी जांच जारी रखते हुए उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि समीरा पहले से ही कमरे के अंदर मौजूद थी और अशोक बाद में उसके पास गया।
अब इससे एक बात तो जाहिर होती है कि शायद समीरा उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। फिर विक्रम एक और बड़ा सवाल उठाता है कि अशोक के कमरे में आने और उसकी मौत के बीच में करीब 1.5 घंटे का समय था। आखिर इस दौरान क्या हुआ? अगर ये सिर्फ जबरदस्ती का मामला था तो जबरदस्ती करने में 1.5 घंटा क्यों लग गया? फिर वो एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जो उनके कॉलेज के दिनों की थी। उस तस्वीर में समीरा और अशोक दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, यानी दोनों की पहचान 2 साल पुरानी नहीं बल्कि काफी समय पुरानी थी। फिर विक्रम कहता है कि समीरा ने मुझे झूठ कहा और अगर उसने सच नहीं बताया तो कोर्ट में रत्नाकर उसके केस को पूरी तरह से पलट देगा। इसलिए अगर वो सच में जीतना चाहती है तो उसको पूरी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। फिर दोबारा से पूछने पर समीरा धीरे धीरे करके अपने दिल में छुपी कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बाहर से जितनी शानदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही खाली और अकेली थी। राहुल हमेशा अपने काम में डूबा रहता था और उसके पास मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। अब इसी अकेलेपन के बीच मेरी कई साल बाद अशोक के साथ मुलाकात हुई, जो कि मेरा कॉलेज के समय का पुराना जानकार था। शुरू में तो हम बस अपने पुराने दिनों को ही याद किया करते थे। हम कभी कभी मिलते थे और ढेर सारी बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ने लगी और पता नहीं मैं कब उसके करीब आ गई। फिर एक दिन मुझे किसी जरूरी काम से कहीं जाना था और जब अशोक को इसके बारे में पता चला तो उसने भी मेरे साथ चलने की इच्छा जताई। अब एक पुराना दोस्त होने के नाते मैं उसको मना ही नहीं कर पाई। फिर जब हम दोनों उस रिजॉर्ट में पहुंचे तो मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़ा ताकि अशोक सीधा ही अंदर आ सके। शुरू में सब कुछ सामान्य था। हम दोनों ने काफी देर तक बातें की और पुराने दिनों को भी याद किया, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। अचानक से अशोक के हाव भाव बदलने लगे और उसकी हरकतों में उसकी नीयत साफ साफ झलकने लगी। मैंने उसको कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। अब ये बात सुनकर विक्रम का रवैया कुछ नरम पड़ जाता है। फिर वो शांत होकर कहता है कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ और अगर यही सच्चाई है तो हम लोग इस केस को और मजबूत बना सकते हैं। लेकिन उसकी आंखों में शक अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ बनर्जी उसी रिजॉर्ट में चुपचाप घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका मकसद वहां से ऐसे सबूत इकट्ठा करना था जो कोर्ट में समीरा के पक्ष को और मजबूत कर सके। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, कड़ी पुलिस सुरक्षा को देखकर उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। अब उसको अंदर जाना नामुमकिन लगता है। फिर वो घबराहट में समीरा को मैसेज करता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है और शायद मैं आज ये काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब ये मैसेज पढ़ते ही समीरा बेचैन हो जाती है और लिखती है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज ही काम पूरा हो जाना चाहिए। तभी समीरा के दिमाग में एक सवाल आता है। वो विक्रम से पूछती है कि अगर किसी हाई सिक्योरिटी जगह में घुसना हो और लोगों का ध्यान भटकाना हो तो क्या किया जा सकता है। फिर विक्रम हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है जितना सोचने में लगता है। वो बताता है कि अगर किसी तरह से फायर अलार्म बज जाए, जैसे सिगरेट के धुएं से या लाइटर से, तो अचानक वहां पर अफड़ा तफड़ी मच जाती है और कुछ समय के लिए सबका ध्यान भटक जाता है। अब ये आइडिया सुनते ही समीरा तुरंत वही प्लान बनर्जी को भी बता देती है। तभी विक्रम के फोन पर एक कॉल आती है। फिर वो फोन पर बात करते हुए अनजाने में 1 साल पुराने मिसिंग केस का जिक्र करता है। ये बात सुनते ही समीरा चौकन्नी हो जाती है और उस केस के बारे में जानने की जिद करने लगती है। पहले तो विक्रम टालने की कोशिश करता है, लेकिन समीरा के बार बार जिद करने पर वो उसको पूरी कहानी बताने लगता है। विक्रम बताता है कि करीब 1 साल पहले आदर्श नाम का एक लड़का पुलिस स्टेशन में आया था, क्योंकि उसको अपने पिता विनय वर्मा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवानी थी। बातचीत से पता चला कि आदर्श खुद कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। शुरू में मैंने इस केस को हल्के में लिया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि विनय वर्मा एक रिजॉर्ट के मालिक हैं, तो मेरी उस केस में दिलचस्पी और बढ़ गई। असल में मैं इस केस से पैसे कमाना चाहता था। फिर मैंने आदर्श को साफ साफ कह दिया कि अगर तुम चाहते हो कि पुलिस इस केस को गंभीरता से ले तो तुम्हें पैसे देने होंगे। फिर मजबूरी में आदर्श मान जाता है और उसके बाद तेजी से जांच शुरू हो जाती है। फिर जब विक्रम उनके घर पहुंचता है तो उसको विनय वर्मा की कार पर गहरे खरोच और टूटा हुआ शीशा भी दिखाई देता है, जिसको देखकर उसको किसी एक्सीडेंट का शक हो जाता है। लेकिन तभी उसको विनय वर्मा का फोन मिल जाता है, जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था। फिर पूछताछ में आदर्श की मां बताती है कि जिस दिन विनय वर्मा गायब हुए उस रात तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में उनको वैष्णवी नाम की एक लड़की मिली, जिसने उनसे लिफ्ट मांगी। हालत देखकर उन्होंने उसको कार में बिठा लिया और घर भी ले आए, लेकिन अगली सुबह वो बिना बताए गायब हो गई। अब ये बात मुझे काफी अजीब लगी, क्योंकि इतने घने जंगल के बीच और वो भी इतनी रात को किसी लड़की का होना सामान्य नहीं था।
क्योंकि इतने घने जंगल के बीच, वो भी इतनी रात को, किसी भी लड़की की मौजूदगी वहां पर सामान्य नहीं हो सकती थी। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली बात मेरे सामने आई कि विनय वर्मा का 60 लाख रुपए का लोन अचानक से चुकता हो गया। फिर बैंक जाकर पता चला कि उन्होंने खुद सिर्फ 11 लाख रुपए भरे थे, जबकि बाकी के 49 लाख रुपए किसी चिरंथन नाम के शख्स ने जमा करवाए थे। फिर जब जांच थोड़ा और आगे बढ़ी तो मुझे विनय वर्मा के फोन में एक धुंधली फोटो मिली। फिर उसी फोटो के आधार पर मैं एक जगह पर पहुंच गया जहां मुझे सड़क के किनारे एक कार का टूटा हुआ शीशा मिला, और उसको देखकर मेरी एक्सीडेंट वाली थ्योरी और मजबूत हो गई। फिर जब मैंने कॉल रिकॉर्ड्स चेक की तो मुझे एक नंबर बार बार दिखाई दिया जो हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन का था। अब ये सब देखकर मामला और भी उलझ गया, क्योंकि परिवार का कहना था कि उनका हैदराबाद से कोई भी संबंध नहीं है। फिर जब मैंने इस केस पर छानबीन और तेज की तो अचानक से मेरे सीनियर ने मुझे उस केस से हटा दिया, और उन्होंने मुझे साफ साफ वार्निंग दी कि अब से मैं उस केस पर बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना दूं। फिर मुझे भी मजबूरी में वो केस छोड़ना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ आदर्श की खुद की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। फिर एक दिन आदर्श खुद मेरे घर पहुंच गया। उस समय उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर वो मुझे बोला कि मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे पिता अक्सर कहा करते थे कि इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, और अब मैं खुद अपने पिता को ढूंढूंगा। फिर जाते जाते वो रिश्वत के पैसे भी रख देता है और कहता है कि मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। अब उस घटना के कारण मेरे अंदर काफी बड़ा बदलाव आता है। पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर अगली सुबह फिर से मैंने उस केस पर काम करना शुरू कर दिया और छानबीन करता हुआ एक टोल प्लाजा पर पहुंच गया, जहां से हर गुजरने वाली गाड़ियों की फुटेज मिल सकती थी। फिर सीसीटीवी खंगालने के बाद मुझे एक संदिग्ध कार दिखाई दी। फिर जब मैंने उस गाड़ी का नंबर ट्रेस किया तो पता चला कि वो हैदराबाद की एक रेंटल कंपनी की कार थी, और वहीं से वो केस और बड़े रहस्य की ओर बढ़ने लगा। अब ये जानकारी मिलते ही मैं सीधा उस रेंटल कंपनी के ऑफिस में पहुंच गया, और वहां के रिकॉर्ड चेक करने पर मुझे पता चला कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसी समय एक कार वैष्णवी नाम की लड़की ने किराए पर ली थी। अब ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, और मुझे इस केस में एक और कड़ी जुड़ती हुई नजर आई, क्योंकि वैष्णवी का जिक्र विनय की पत्नी ने भी किया था कि वो लड़की उनके घर पर आई थी। फिर विक्रम तुरंत उस पते पर पहुंच जाता है जहां पर वैष्णवी रहा करती थी, लेकिन वहां पर पहुंचकर जो सच्चाई सामने आती है वो और भी हैरान करने वाली थी। दरअसल वैष्णवी कोई और नहीं बल्कि उसी पुलिस ऑफिसर अशोक की पत्नी थी, जिसकी हत्या हाल ही में समीरा ने की थी। और इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड से ये बात भी साफ हो गई कि विनय वर्मा के फोन पर जो कॉल बार बार आ रहे थे वो हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन से थे, और वो सभी कॉल भी अशोक ही कर रहा था। तभी इसी दौरान विक्रम के सीनियर का फोन आता है, और वो गुस्से में उसको डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इस केस से दूर रहना, लेकिन फिर भी तुम हैदराबाद तक पहुंच गए। फिर वो बताता है कि आदर्श भी सच जानने के लिए अशोक के पीछे पीछे वहां पर पहुंच चुका है, और अगर उसने खुद इस मामले में दखल अंदाजी दी तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं आदर्श सीधे ही अशोक के सामने पहुंच जाता है और अपने पिता विनय वर्मा के बारे में सवालों की बौछार लगा देता है, लेकिन अशोक तो अनजान बनने की कोशिश करता है और साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं विनय वर्मा नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता। लेकिन आदर्श तो उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था और लगातार उस पर दबाव डालता रहता है। तभी अशोक का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपनी बंदूक निकालकर आदर्श पर तान देता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है तो वो देखता है कि आदर्श वहां से गायब हो चुका है। दरअसल ऐन मौके पर विक्रम वहां पर पहुंच गया था और उसी ने आदर्श को बचाकर चुपचाप वहां से निकाल लिया। फिर वो उसको एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आदर्श की नजर पास में बने एक स्टेज पर पड़ती है। फिर वहां पर खड़ी एक लड़की को देखकर वो चौंक जाता है और कहता है यही वो लड़की है जो उस रात हमारे घर पर आई थी, वैष्णवी। लेकिन विक्रम ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और बताता है कि अभी मैं कुछ देर पहले ही असली वैष्णवी से मिलकर आया हूँ, इसलिए स्टेज पर खड़ी ये लड़की वैष्णवी नहीं हो सकती। तभी उसके दिमाग में एक और शक पैदा हो जाता है कि हो सकता है कि वो लड़की वैष्णवी नहीं बल्कि समीरा हो, जो उस रात वैष्णवी बनकर घूम रही थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। विक्रम सीधा ही समीरा से पूछता है कि उस रात तुमने वैष्णवी बनकर विनय वर्मा की पत्नी से लिफ्ट क्यों ली। अब एक बात तो साफ हो गई थी कि जिस रात विनय वर्मा गायब हुए वहां समीरा और अशोक दोनों ही मौजूद थे और हो सकता है कि इन दोनों ने मिलकर उसको गायब किया हो। फिर विक्रम कहता है कि शायद तुमको डर था
कि अशोक ये सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता है, इसीलिए तुमने उस दिन रिजॉर्ट में उसको भी खत्म कर दिया। लेकिन ये बात सुनते ही समीरा उन सभी आरोपों को झूठा करार देती है और चुनौती देते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इन बातों के क्या सबूत हैं। फिर विक्रम एक मोबाइल फोन निकालता है और कहता है कि ये वही फोन है जो घटना के समय हमें मिला था। इस पर तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट हैं और साथ में विनय वर्मा का खून भी लगा हुआ है। अब सच्चाई छुपाने का कोई भी फायदा नहीं, बेहतर होगा तुम सब कुछ सच सच बता दो। अब आखिरकार समीरा अपने अतीत के दरवाजे खोलती है और बताती है कि कॉलेज के दिनों से ही मैं और अशोक एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अशोक के परिवार वालों ने यह रिश्ता ठुकरा दिया और उसकी शादी जबरदस्ती वैष्णवी से करवा दी। फिर कुछ समय बाद मेरी भी शादी राहुल से तय हो गई, लेकिन बावजूद इन सब के मेरा अशोक के साथ रिश्ता खत्म नहीं हुआ। हम दोनों चोरी छुपे मिलते रहे और हमारा अफेयर जारी रहा। फिर इसी दौरान हमने फैसला किया कि हम दोनों कुछ वक्त साथ बिताने के लिए एक होटल में जाएंगे, लेकिन रास्ते में हमारी किसी छोटी सी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जो धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदल गई। उस समय अशोक नशे में था और लगातार बहस कर रहा था, जबकि मैं गाड़ी चला रही थी। पहाड़ी रास्ता और मानसिक तनाव, इन सब के बीच मेरा ध्यान कुछ पल के लिए सड़क से हट गया और तभी मेरी कार सामने आ रही एक कार से टकरा गई और वो कार कोई और नहीं बल्कि विनय वर्मा चला रहे थे। ये गलती साफ तौर पर मेरी थी, लेकिन नशे में धुत अशोक उल्टा विनय वर्मा पर ही चिल्लाने लगा। फिर उन दोनों में बहस होने लगी और बात बढ़ गई। फिर विनय वर्मा ने अपना फोन निकालकर उनकी गाड़ी की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी ताकि वो पुलिस में शिकायत कर सके, लेकिन अशोक ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया, जिसके कारण फोटो धुंधली हो गई। ये वही फोटो थी जो विक्रम को उसके मोबाइल से मिली थी। फिर गुस्से में आकर अशोक ने विनय वर्मा को धक्का दिया और साथ में मारना भी शुरू कर दिया, लेकिन समीरा बीच में आकर किसी तरह मामला शांत करवाती है। फिर काफी बहस होने के बाद तीनों ये बात तय करते हैं कि हम इस छोटी सी टक्कर वाले मामले को यहीं पर खत्म कर देंगे और फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इसके बाद अशोक समीरा को अपने साथ लेकर फार्म हाउस पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर वो समीरा के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। इसलिए वो केयर टेकर को भी बहाने से बाहर भेज देता है। फिर वो दोनों बैठकर अपने रिश्ते और भविष्य के बारे में बात करने लगते हैं। फिर अशोक उसको अपना सपना बताता है कि मैं ये रिजॉर्ट खरीदना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी फार्म हाउस के गेट पर कोई आता है। फिर जब अशोक जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बल्कि विनय वर्मा ही आए थे, जिनसे आज सुबह उनकी सड़क पर लड़ाई हुई थी। अब विनय वर्मा भी अशोक को पहचान लेते हैं और तुरंत ही गुस्से में कहते हैं कि अब मैं ये फार्म हाउस वाली डील नहीं करूंगा। मैं ये प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे इंसान को नहीं। ये बात सुनते ही अशोक का गुस्सा फिर से भड़क जाता है, लेकिन इस बार समीरा बीच में आकर स्थिति को संभालने की कोशिश करती है। फिर वो विनय वर्मा से माफी मांगती है और सुबह की घटना के लिए अफसोस जताती है, लेकिन विनय अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। फिर जाते जाते वो अपनी जेब से एक कार्ड निकालते हैं और समीरा को दिखाते हैं। ये कार्ड समीरा की शादी का इनविटेशन था, जिसमें उसका और राहुल का नाम छपा हुआ था। ये देखकर समीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब उसका अतीत और वर्तमान एक दूसरे से टकराने वाले थे। फिर विनय वर्मा गंभीर आवाज में समीरा को समझाते हैं कि राहुल के पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शादी के बारे में पहले से ही जानता हूँ। फिर वो चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर मैंने राहुल को तुम्हारी सच्चाई बता दी तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। बेहतर होगा कि तुम अभी भी संभल जाओ और अशोक का साथ छोड़ दो, वरना मजबूर होकर मुझे राहुल को सब कुछ बताना पड़ेगा। जैसे ही विनय ये सारी बात बताता है, पीछे खड़ा अशोक अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में आकर वो अचानक से विनय को जोर से धक्का दे देता है, जिसके कारण विनय फार्म हाउस के पीछे गहरी घाटी में जाकर गिरता है। अब ये सब देखकर समीरा के होश उड़ जाते हैं। फिर वो घबराकर नीचे झांकती है और देखती है कि विनय वर्मा अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से घायल है। फिर वो तुरंत अशोक को कहती है कि हमें नीचे जाकर उनको बचाना चाहिए। फिर वो दोनों ही एक लकड़ी की सीढ़ी के सहारे नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि विनय दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन अशोक उनको बचाने की बजाय एक भारी पत्थर उठाता है और गुस्से में उनके सिर पर दे मारता है। इस वार से विनय वर्मा की वहीं पर मौत हो जाती है।
और ये सीन देखकर समीरा पूरी तरह से टूट जाती है। फिर अशोक उसको समझाते हुए कहता है कि अगर हम उसको जिंदा छोड़ देते तो वो हमारी पुलिस में शिकायत कर देते और हम दोनों बुरी तरह फंस जाते। फिर अशोक समीरा को कहता है कि तुम ऊपर चली जाओ, मैं इस लाश को ठिकाने लगा कर आता हूँ। अब डरी हुई समीरा सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुँचती है उसको फार्म हाउस में कुछ लोगों की आहट सुनाई देती है। फिर डर के मारे वो दोबारा नीचे जंगल में उतर जाती है और छुपकर अशोक का इंतजार करने लगती है। लेकिन वहां पर जो लोग आए थे वो जाते जाते उस सीढ़ी को ऊपर खींच लेते हैं, इसलिए समीरा वहां नीचे ही फंस जाती है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाने लगता है। अब चारों तरफ सिर्फ जंगल का सन्नाटा गूंज रहा था। अशोक का भी कहीं अता पता नहीं था, इसलिए समीरा काफी ज्यादा डर जाती है। तभी रात होते ही हालात और बिगड़ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जिस जगह समीरा मौजूद थी वहां की जमीन भी फिसलन भरी हो जाती है और घने अंधेरे में उसको कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन बावजूद इतने डर के समीरा हार नहीं मानती और कुछ घंटों तक उस जंगल में भटकती रहती है। फिर काफी देर संघर्ष करने के बाद वो किसी तरह से जंगल के पार एक सुनसान सड़क तक पहुंच जाती है और उसको एहसास होता है कि इस भागदौड़ में उसका और विनय वर्मा का फोन आपस में बदल गया है। दरअसल अब जो फोन उसके पास था वो विनय वर्मा का फोन था। अब सड़क पर खड़ी समीरा किसी के आने का इंतजार करने लगती है ताकि उससे हेल्प ले सके। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक कार आती है जिसके अंदर विनय वर्मा की पत्नी और बेटा आदर्श बैठे हुए थे। वो लोग भीगी और डरी हुई समीरा को देखकर उसको लिफ्ट दे देते हैं। अब गाड़ी में बातचीत के दौरान धीरे धीरे समीरा को समझ में आ जाता है कि ये वही लोग हैं जिनके परिवार के एक मेंबर को अशोक ने घाटी में धक्का दे दिया। अब जैसे ही उसको ये बात पता चलती है वो अंदर से कांप जाती है और यही एक कारण था। वो उनको अपना असली नाम नहीं बताती बल्कि वैष्णवी बताती है, जो असल में अशोक की पत्नी का नाम था। अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और मौसम भी बहुत खराब था, इसलिए आदर्श और उसकी माँ उसको अपने घर पर ले जाते हैं जो कि असल में विनय वर्मा का ही घर था। वहां पहुंचकर मौका देखकर समीरा विनय का फोन उनकी कार के अंदर फेंक देती है और फिर चुपचाप वहां से निकल जाती है। कुछ दूरी पर अशोक अपनी कार लेकर उसका इंतजार कर रहा था। फिर गाड़ी में बैठते ही वो घबराकर पूछती है कि तुमने लाश का क्या किया। फिर अशोक ठंडी आवाज में उसको कहता है, जो होना था हो गया, तुम ये बेकार की बात भूल जाओ। तुम बस एक बात याद रखो कि हम लोग यहाँ पर कभी आए ही नहीं थे और ना ही कभी हम किसी विनय वर्मा नाम के आदमी से मिले हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। अब ये सब बातें बताते बताते समीरा की आंखें भर आती है और वो कहती है कि इस घटना के बाद मैंने भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ा ली और मेरी शादी हो गई। फिर मैं अपने नए जीवन में व्यस्त हो गई, लेकिन 1 साल तक मुझे लगातार डरावने सपने आते रहे। मुझे विनय वर्मा की मौत का सीन बार बार सपने में दिखाई देता था। अब तो मुझे अशोक से भी डर लगने लगा था क्योंकि असली हत्यारा तो वही था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम उससे एक बहुत ही अहम सवाल पूछता है कि अगर तुम्हें अशोक से इतना ही डर लगता था तो तुम इस घटना के 1 साल बाद उसके साथ उस रिजॉर्ट में क्या करने गई थी जहां तुमने उसको गोली मार दी। फिर समीरा रोते हुए बताती है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। कुछ दिन पहले मुझे एक रहस्यमयी कोरियर मिला जिसमें उसी फार्म हाउस की तस्वीरें थी जहां से विनय को धक्का दिया गया था और नीचे लिखा हुआ था यहाँ पर किसकी मौत हुई थी और साथ में एक मोबाइल फोन भी था। फिर घबराकर मैंने अशोक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका तो फोन ही नहीं लगा। तभी मेरे पास एक नए फोन से कॉल आई और सामने वाला खुद को ब्लैकमेलर बता रहा था। वो बोला कि अगर मैं 2 करोड़ रुपए चुपचाप उसको दे दूं तो वो सारे राज छुपा सकता है। फिर डर के मारे समीरा पैसों का इंतजाम करने लगती है और उसी रिजॉर्ट में पहुंच जाती है जहां उसको रूम नंबर 501 में पैसे रखने को बोला गया था। फिर ब्लैकमेलर ने मुझे साइड वाला ड्रॉअर खोलने को कहा जहां पर पहले से ही एक बंदूक रखी हुई थी। फोन पर ब्लैकमेलर ने आदेश दिया कि थोड़ी देर में जो आदमी अंदर आए उसको बिना सोचे समझे गोली मार देना। फिर कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से अशोक अंदर आता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि ब्लैकमेलर ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया है। फिर समीरा कहती है कि अब हमें इस खेल को खत्म कर देना चाहिए और हमने जो गुनाह किया उसको कबूल कर लेना चाहिए। फिर काफी सोच विचारी करने के बाद अशोक मान जाता है। फिर वो दोनों बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं, लेकिन तभी मौका मिलते ही अचानक से अशोक अपनी बंदूक समीरा पर तान देता है और कहता है कि मैं अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा मैं तुम्हें ही खत्म कर दूं। अब ये देखकर समीरा घबरा जाती है और तुरंत अपनी जान बचाने के लिए गोली चला देती है और अशोक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब यही वो घटना थी
जिसने इस पूरे केस को जन्म दिया था। प्रेजेंट में समीरा बताती है कि मैंने कई बार सोचा था कि विनय वर्मा के परिवार को जाकर सच्चाई बता दूं, लेकिन अशोक ने मुझे मारने की कोशिश करके मुझसे ये मौका भी छीन लिया। लेकिन मैंने जो भी उसके साथ किया वही उस दरिंदे की सजा थी। इतने में उसके पास उसके वकील बनर्जी का मैसेज आता है कि काम हो गया। अब ये मैसेज पढ़कर उसको हल्की सी राहत मिलती है। फिर थोड़ी देर बाद वो विक्रम से पूछती है कि अब जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल ही गई है तो भी तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। फिर विक्रम शांत आवाज में कहता है कि आदर्श कैंसर से जूझ रहा है और उसको इलाज के लिए महंगी थेरेपी की जरूरत है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है, और मैं ये सब उसकी जिंदगी बचाने के लिए ही कर रहा हूँ। ये बात सुनकर समीरा थोड़ा गंभीर हो जाती है और कहती है कि मैं अतीत को तो नहीं बदल सकती, लेकिन कम से कम आदर्श की तो हेल्प कर ही सकती हूँ। फिर वो तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन करके विक्रम के खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का ऑर्डर देती है। फिर विक्रम उसको धन्यवाद कहता है और वहां से निकलने के लिए मुड़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से समीरा के फोन पर एक और कॉल आती है और जो खबर वो सुनती है उसको सुनकर उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि पुलिस ने उसके वकील बनर्जी को 2 करोड़ रुपयों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। और ये बात सुनते ही समीरा के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल उसी ने बनर्जी को चोरी छुपे वहां पर भेजा था ताकि वो उस कमरे में से पैसे निकाल सके जो उसने ब्लैकमेलर के लिए छुपाए थे, और उसे डर था कि अगर वो पैसा पुलिस के हाथ लग गया तो पूरा मामला उसके खिलाफ हो सकता है। और वैसे भी 2 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जो वो ऐसे ही जाने देगी। अब ये बात सुनकर विक्रम का रवैया तुरंत बदल जाता है और वो गुस्से में कहता है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि बनर्जी उसी रिजॉर्ट में गया हुआ है। मुझे लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। फिर जब वो वहां से जाने लगता है तो घबराई हुई समीरा उसको आवाज लगाकर रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, बस तुम किसी तरह से मुझे इस मुसीबत से बचा लो। लेकिन इस बार विक्रम साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और अब हालात मेरे हाथों से निकल चुके हैं। फिर विक्रम उसको समझाता है कि अब तुम्हें मजबूर होकर पुलिस को बताना ही पड़ेगा कि तुमने वो 2 करोड़ रुपए किसी ब्लैकमेलर को देने के लिए रखे थे, और जैसे ही ये बात पुलिस के सामने आएगी पुलिस तुमसे हर वो सवाल पूछेगी जो तुम किसी को भी बताना नहीं चाहती, जैसे कि विनय वर्मा की मौत, अशोक के साथ तुम्हारा रिश्ता और उस रात तुम दोनों ने क्या क्या किया वो सारी बात। और सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि आखिर विनय वर्मा की लाश कहाँ गई। अब ये बात सुनकर समीरा टूट जाती है और कहती है कि इसी वजह से तो मैंने तुम्हें हायर किया था ताकि तुम मुझे इस दलदल से निकाल सको। फिर कुछ समय सोचने के बाद विक्रम कहता है कि अगर किसी तरह से विनय वर्मा की लाश मिल जाए तो मैं पूरा मामला पलट सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे जरूर अशोक के खिलाफ कोई न कोई सबूत तो मिल ही जाएगा जो सारा इल्जाम उसके ऊपर डालने के लिए काफी होगा। फिर विक्रम उससे सीधा ही सवाल करता है कि बताओ लाश कहाँ है। समीरा कहती है कि मुझे सच में नहीं पता, ये राज सिर्फ अशोक को ही पता था। लेकिन इस बार विक्रम भड़क उठता है और साफ साफ कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। हकीकत तो ये है कि विनय वर्मा को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम खुद थी। तुम ही थी जिसने उसको पहाड़ी से धक्का दिया और फिर नीचे जाकर उसकी जान ले ली, और तुम्हारे पास इसकी एक ठोस वजह थी। दरअसल तुम राहुल से सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए शादी कर रही थी, और जब तुम्हें पता चला कि विनय वर्मा तुम्हारे राज जान चुका है तो तुम इस बात से डर गई कि कहीं वो ये सारी बातें उजागर ना कर दे। इसी डर से तुम ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई। दरअसल उस दिन उस फार्म हाउस पर सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे, तुम और घायल विनय वर्मा, और फिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ ये सिर्फ तुम ही जानती हो। अब ये बात सुनकर समीरा फिर से उसको सारी बातें झूठ बताने लगती है, लेकिन विक्रम हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है कि तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं, जिस ब्लैकमेलर की कहानी तुम बना रही हो उसने कभी भी अशोक को तुम्हें मारने के लिए नहीं कहा था। दरअसल जिस ब्लैकमेलर की कहानी तुम बना रही हो उसने कभी भी अशोक को तुम्हें मारने के लिए नहीं कहा था। तुमने अशोक को जानबूझकर मारा क्योंकि तुम ये चाहती थी कि विनय वर्मा से जुड़ा आखिरी सच भी हमेशा के लिए दफन हो जाए। अब ये बात सुनते ही समीरा हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। फिर विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि वो ब्लैकमेलर मैं ही था। अब जैसे ही समीरा को ये बात पता चलती है तो वो पत्थर जैसे सुन्न हो जाती है। फिर वो गुस्से और हैरानी से पूछती है कि तुमने मुझे ब्लैकमेल क्यों किया। फिर विक्रम कहता है आदर्श के लिए। अब क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने उसके पिता की लाश कहाँ पर छुपाई। अब इस बार समीरा कुछ देर चुप रहती है और फिर सब कुछ सच सच बताना शुरू करती है। वो कहती है कि जब विनय वर्मा पहाड़ी से गिरा तो वो तुरंत नहीं मरा था,
बल्कि वो तो धीरे धीरे घिसटते हुए सड़क तक पहुंच गया था। लेकिन तभी मैं भी उसको ढूंढते हुए वहां पर पहुंच गई। मुझे डर था कि अगर वो बच गया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, और इसी डर से मैंने पास में पड़ी कोई भारी चीज उसके सिर पर दे मारी और उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर मैंने उसकी लाश को एक पास में चल रही कंस्ट्रक्शन साइट तक घसीटा और वहीं पर मिट्टी में दफना दिया। अब जिस समय वो ये सारी बातें बता रही थी, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। फिर विक्रम उसको नफरत भरी नजरों से देखता है और पूछता है कि तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो। लेकिन समीरा कहती है मैंने जो करना था कर दिया, अब तुम आगे बढ़ो। फिर विक्रम वहां से जाने लगता है। फिर समीरा उसको रोकती है और धमकी देती है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, और अगर तुम मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करोगे तो उल्टा मैं तुम्हें करप्शन के केस में फंसा दूंगी। अब ये बात सुनकर विक्रम अचानक से वापस मुड़ता है और स्टूल पर चढ़कर फायर अलार्म खोलकर उसके अंदर से छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाल लेता है और बताता है कि जब मैं पहले बैटरी निकाल रहा था तो मैंने ये वॉइस रिकॉर्डर यहाँ पर छुपा दिया, और अभी अभी तुमने जो कुछ भी कबूल किया है वो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। ये सब देखकर समीरा घबरा जाती है और पैनिक होकर विक्रम के ऊपर गन तान देती है। लेकिन विक्रम बिना डरे दरवाजा खोलता है और दरवाजा खुलते ही बाहर का नजारा देखकर समीरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर पूरी पुलिस फोर्स पहले से ही मौजूद थी। फिर तुरंत समीरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि विक्रम चुपचाप वहां से निकल जाता है। फिर समीरा अपनी आखिरी चाल चलती है और चिल्लाकर कहती है कि विक्रम ने मुझे धमकाकर ये सब कुछ कबूल करवाया है। लेकिन तभी सामने खड़ा पुलिस ऑफिसर कहता है मैडम ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि विक्रम वासुदेव तो मैं हूँ। ये बात सुनते ही सच्चाई सामने आ जाती है कि जो आदमी अब तक विक्रम बनकर उसके सामने बैठा था वो असल में कोई और नहीं बल्कि आदर्श था, विनय वर्मा का बेटा। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि अपने पिता के गायब होने के बाद आदर्श ने हार नहीं मानी। उसने असली सब इंस्पेक्टर विक्रम वासुदेव के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, ऐसा प्लान जिसमें समीरा खुद ही अपने जाल में फंस जाएगी। क्योंकि जब समीरा ने वैष्णवी बनकर उनसे मुलाकात की थी, उससे मिली थी तो समीरा ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था, सिर्फ उसकी आंखें ही देखी थी। और इसी बात का फायदा उठाकर आदर्श ने अपनी पहचान छुपाई और लेंस पहनकर खुद को विक्रम बनाकर पेश किया। अब आदर्श की इसी चाल ने समीरा से सारी सच्चाई उगलवा ली और आखिरकार अपने पिता के कातिल को कानून के हवाले करवा दिया। और इसी के साथ इस दिमाग घुमा देने वाली मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी बड़े ही ध्यान से देखी है तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि इस मूवी को बनाने के लिए मेकर्स ने कितना दिमाग खर्च किया होगा, और इसको एक्सप्लेन करने में मैंने भी कितना दिमाग खर्च किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हो सके तो इस मूवी को जितना हो सके शेयर कर देना, ताकि मुझे मेरी मेहनत का फल मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।